हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन के लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं जो भारती भवन बुक का है। तो आप लोग वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिए। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगता है, हमारे द्वारा जो दिए गए आंसर क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको सटीक लगता है और आपको समझ में आता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी आप लोगों का डाउट रह जाता है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, लेकिन हम इसको चाहेंगे कि शॉर्ट में ही निपटा लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको समझना भी है और आप लोगों को इसमें फिगर भी बनाने के लिए दिया गया है, तो आप लोग उसको भी अच्छे से समझिए और उसका आंसर आप अच्छे से लिखिए। तो चलिए हम लोग फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर इस तरीके से देखिए दिखाई दे रहा होगा, और नहीं तो चलिए आपको थोड़े से समय में ही आपको हम पूरा क्वेश्चन रूबरू करवा देते हैं। कैसे कहें, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है कि अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आपको आंसर लिखना है कि आप अपसारी किसे कहते हैं, समांतर किसे कहते हैं और अभिसारी किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग आंसर पे देखते हैं आंसर इसका क्या होगा। तो आपके सामने स्क्रीन पे इस तरीके से देखिए दिख रहा है। हमने उत्तर में लिखा है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, तो उसे हम लोग अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर में ही हमने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि आप फिगर के माध्यम से इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो देखिए कहता है कि जिस किरण पुंज की सभी किरणें एक बिंदु, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है और ये चारों दिशाओं में फैल जाता है, तो ऐसे जो किरण पुंज होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि समांतर किरण पुंज वो होती हैं जिसमें सभी किरणें समांतर होती हैं, यानी सभी किरणें क्या होती हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती है, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो ऐसे जो किरण पुंज होते हैं इनको हम लोग समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं। और आपको फिगर में हमने दिखाया भी, यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से जो किरण होंगी इन सभी किरणों को हम लोग समांतर किरण पुंज के नाम से जानते हैं या समांतर किरण पुंज कहते हैं। अब आइए अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो इसमें जो किरण पुंज होगी वो सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी, यानी इसमें क्या होगा कि किरण बाहर से आएगा और एक बिंदु पर आकर के समाप्त हो जाएगा। जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ इधर से किरण आ रही है, अनंत से किरण आ रही है और इस बिंदु पर सब आपस में मिल जा रही है। तो ऐसे जो किरण पुंज होंगे बच्चों उसको कहा जाएगा अभिसारी किरण पुंज। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों फैक्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिर 2 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कहने का मतलब है कि पारदर्शी किसे कहते हैं, पारभासी किसे कहते हैं और अपारदर्शी किसे कहते हैं। इन तीनों का आप एग्जाम्पल दे दीजिए। अगर आप एग्जाम्पल दे देते हैं तो यहाँ पे अंतर तीनों में स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम आपको ये क्वेश्चंस का भी आंसर आपके सामने रूबरू करवाते हैं। ये क्वेश्चंस का आंसर आपके पास इस तरीके से देखिए, हमने यहाँ पे लिखा भी है, पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थों में निम्नलिखित अंतर है। हमने 3 कैटेगरीज कर दिया है, 3 कैटेगरी में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। एक में पारदर्शी लिख दिया, दूसरे में पारभासी लिख दिया और तीसरे में अपारदर्शी कर दिया। अब यहाँ पे पारदर्शी किसे कहते हैं, तो वैसा पदार्थ होता है जिससे प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है, यानी प्रकाश आर पार निकल जाता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पारदर्शी पदार्थ। और पारदर्शी पदार्थ में आप देख सकते हैं कांच से आप जैसे ही लाइट बारेंगे, टॉर्च बारेंगे या किसी तरीके का लाइट इसमें आप प्रवेश कराएंगे तो ये आसानी से आर पार कर जाता है। पानी में भी चला जाएगा, हवा में भी चला जाएगा। तो ऐसे जो पदार्थ होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, अब पारभासी पे आइए। पारभासी किसे कहते हैं,
तो जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश बाहर निकलता है, यानी इसमें क्या होगा, प्रकाश का कुछ ही पॉइंट बाहर निकलेगा, सारा के सारा पॉइंट बाहर नहीं निकलेगा। तो ऐसे जो पदार्थ का होंगे उन्हें हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। और इनमें आपको देखने को मिलेगा तेल लगा कागज। तेल लगा कागज में आप लाइट को पार करेंगे, आप प्रैक्टिकली भी इससे कर सकते हैं, आप अपने घर पे इसे कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा आपको तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कर सकते हैं इजीली। तो तेल लगा कागज में आप जैसे लाइट मारेंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा पूरा का पूरा। फिर घिसा हुआ जो कांच होता है इसमें भी लाइट पूरा का पूरा बाहर नहीं हो पाएगा। अब आइए अपारदर्शी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ होता है जिनसे प्रकाश बाहर निकल ही नहीं पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपारदर्शी पदार्थ बोलते हैं। जैसे कि पत्थर की बात कर ले, ईंट की बात कर ले, इनसे प्रकाश कभी बाहर निकलता ही नहीं है, तो इस कंडीशन में इन्हें अपारदर्शी पदार्थ के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये तीनों अंतर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रकाश परावर्तन के नियमों को लिखें। यानी प्रकाश परावर्तन के कितने नियम हैं, इन सभी नियम को यहाँ पे लिख करके दिखाना है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका आंसर में देखिए हमने लिखा है कि प्रकाश परावर्तन के 2 नियम हैं। कितने नियम है प्रकाश परावर्तन के? 2 नियम हैं। नियम फर्स्ट कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, या इसको कहीं कहीं लंब भी लिखा जाता है, आप अभिलंब और लंब दोनों लिख सकते हैं, आप अभिलंब के जगह लंब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी। तो कहता है कि आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं, यानी सभी एक ही तल में अवस्थित होंगे। तो इन कंडीशन को प्रकाश के प्रवर्तन के फर्स्ट नियम कहते हैं। सेकंड नियम हमने यहीं पे लिखा है कि जो आपतन कोण की ज्या है वो परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है, यानी जो कोण आई होता है वो बराबर होता है कोण आर का। आई का मतलब आपतन कोण है और आर का मतलब परावर्तन कोण है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहा जाता है, इसका क्या डिफरेंसेज है, और आभासी जिसे काल्पनिक के नाम से भी जाना जाता है वो प्रतिबिंब क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस आपको करके यहाँ पे दिखाना है। तो चलिए हम आपको फटाफट से इसका भी आंसर आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे आपके सामने लिखा है यहाँ पे कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। चलिए यहाँ से दिखेगा आपको, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ हमने वास्तविक प्रतिबिंब को लिख दिया है और एक तरफ आभासी प्रतिबिंब को लिख दिया है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब में हमने लिखा है कि यह वैसा प्रतिबिंब होता है जो वास्तविक कटान से बनता है। वास्तविक कटान करने का मतलब इसमें डॉट डॉट से नहीं मिलेगा, ये डायरेक्टली कटेगा, तो ये प्रतिबिंब का निर्माण होगा और ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। लेकिन आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वो होता है जो काल्पनिक यानी मिलाने पर, या कहने का मतलब उसे डॉट डॉट लाइन से आप मिलाएंगे तो वो प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। तो ऐसे जो प्रतिबिंब होंगे उनको आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनाएगा, प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनाएगा, यानी इसमें प्रतिबिंब सीधा बनने की चांसेस नहीं होती है, जबकि जो आभासी प्रतिबिंब है ये हमेशा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है और इसमें उल्टा बनने की चांसेस नहीं होती है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक सीधा बनाएगा तो एक उल्टा बनाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर उतार सकते हैं, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब कहने का मतलब जस्ट लाइक आप समझिए छाया, या कह सकते हैं छाई, जो परछाई होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, उसको कल्पना करके बनाया जाता है। फिर उसके बाद नंबर 4 पॉइंट में हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए आप लोग, कि यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा
वो दर्पण के सामने बनेगा, लेकिन जो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने लिखे गए हैं, आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप लोगों को इसका PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग सिर्फ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा इसके बारे में। अब चलिए हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी क्या विशेषता है, और अगर विशेषता है तो उन 3 विशेषताओं को आप लिख करके दिखाइए। तो चलिए हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग भी इसे देख सकते हैं इजी तरीके से। तो आइए अब हम आपको रूबरू कराते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमने यहाँ पे लिखा है। हमने लिखा है समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों को निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं हैं? तो फर्स्ट में हमने देखिए लिखा है कि यह दर्पण में या इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा तथा वस्तु के आकार का बनेगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि ये जो प्रतिबिंब में दर्पण बनेगा वो उसका उल्टा बनता है, यानी कहने का मतलब इसको द्विपरिवर्तन या कह सकते हैं या पार्श्व परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा, यानी लेफ्ट का राइट हो जाता है और राइट का लेफ्ट हो जाता है। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा है कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और इसे आप पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यानी समतल दर्पण की यह विशेषता है कि इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और आप इसे पर्दा पर नहीं उतार सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने लिखा है कि जो प्रतिबिंब होगा वो समतल दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितनी की वस्तु समतल दर्पण के सामने हो। यानी जितना आप वस्तु को समतल दर्पण के नजदीक लेते जाइएगा उसका प्रतिबिंब उतना ही वो पीछे बनता चला जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, ये इसकी गुण है या विशेषता है, ये आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कहता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं या उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ पे ये आपको दिखाना है। तो चलिए फटाफट से आप इसका क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा देते हैं। देखिए हमने लिखा है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं या अंतर है। एक तरफ हमने अवतल दर्पण कर दिया और दूसरे तरफ उत्तल दर्पण कर दिया। अवतल दर्पण में हमने लिख दिया है कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वो बिल्कुल धसी हुई होती है, जबकि उत्तल दर्पण की जो परावर्तक सतह रहती है वो बिल्कुल उभरी हुई रहती है। ये डिफरेंसेज है। फिर उसके बाद हमने लिखा है कि अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जबकि उत्तल जो दर्पण है वो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब का ही निर्माण करता है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा ये क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि वो कौन सा दर्पण है जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आपको वहां पे याद होना चाहिए कि वो आपका उत्तल दर्पण है जिसमें केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। फिर ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अभिसारी दर्पण के नाम से निम्न में कौन से दर्पण को जाना जाता है, या ये भी क्वेश्चन कर लिया जाता है कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखना है कि अभिसारी हम लोग अवतल दर्पण को कहते हैं और अपसारी हम लोग उत्तल दर्पण को कहते हैं। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आपका क्या तात्पर्य है। यानी कहने का मतलब है कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है और किस तरीके का होती है। तो देखिए हमने यहाँ पे उत्तर में लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम लोग दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम लोग R से सूचित करते हैं। यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। जैसे ये आपका खोखला गोला है, इसकी जो त्रिज्या होगी, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसे R से सूचित करते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए यहाँ पे कहता है
कि जिस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में, यहाँ पे जिस नहीं है, किसे ध्यान देना थोड़ा सा, किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या अवतल में बनता है, उत्तल में बनता है या समतल में बनता है। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर यहीं पे लिख सकते हैं। अभी हमने आपको समझाया भी था जब डिफरेंसेज आपको बता रहा था, तो कि उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है, उत्तल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको दिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको लिख सकेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। यानी हम लोग पीछे देखने के लिए या गाड़ी के साइड में जो दर्पण लगा हुआ होता है उसमें उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका भी उत्तर हम आपको बता देते हैं, इसका भी उत्तर से आपको रूबरू करवा ही देते हैं। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन निकल करके इसका आंसर आ रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु से छोटा होता है। ये वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, सीधा बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। और अगर और कुछ आप जोड़ना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि कम क्षेत्र में प्रतिबिंब को बना देता है। क्या करता है, ये कम क्षेत्र में प्रतिबिंब को बना देता है। इसी कारण इसका उपयोग हम लोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में या देखने के आईना के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे 9 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा लॉन्ग है, आप लोग इसे खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को हमेशा मिले हैं और मिलते ही रहेंगे आगे के आने वाले समय में भी। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 10 कि अवतल दर्पण में प्रमाणित करें F बराबर R/2। यानी F कहने का मतलब यहाँ पे फोकस है, R वक्रता त्रिज्या है। इसकी कहने का मतलब है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। ये आपको सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग पेंसिल, स्केल, यानी जो स्टोमोन बॉक्स होता है या प्रैक्टिकल बॉक्स कह सकते हैं, वो आप लोग एग्जाम में जरूर ले जाइएगा। वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पेन का उपयोग नहीं करना होगा, लेकिन हमने यहाँ पे पेन का उपयोग किया है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आपको साफ साफ दिखने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 को सोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस तरीके के फिगर की जरूरत होगी। ठीक है, और इस फिगर को आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपको एक दर्पण लेना है और उस दर्पण के बारे में आपको लिखना है। क्या क्या लिखना है, तो चलिए हम आपको इसके बारे में बता देते हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व कीजिएगा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि माना कि mm का मतलब आप यहाँ पे ये दर्पण का हमने नाम दिया है। देख लीजिए mm क्या हमने नाम दिया है, इस दर्पण का नाम दिया है mm या mn भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ mm डैश कर दीजिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना कि mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, ध्रुव P यहाँ पे है। ठीक है, तथा वक्रता त्रिज्या C है, वक्रता केंद्र C है। वक्रता केंद्र आपका C यहाँ पे है। ठीक है, फिर आगे कहा है कि AB एक आपतित किरण है। AB कहाँ से, देखिए ये वाला जो है वो एक आपतित किरण है। ठीक है, जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष PC के समांतर है। PC कौन सा है, ये वाला। ठीक है, और इसके समांतर कौन है, AB है। ठीक है, फिर आगे कहता है कि परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजरती है। ये जो किरण है वो परावर्तन करता है, टकराता है दर्पण से, और टकराने के बाद ये F से होकर के क्या करती है, गुजर जाती है। ठीक है, यहाँ पे दिखाया भी हमने। फिर उसके बाद क्या किया है कि C को, ये जो C है वक्रता केंद्र, और ये जो परावर्तन के बिंदु है B, इसको हमने मिला दिया है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा अच्छे मार्क्स के लिए। इतना आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स 1% नहीं कटेगा। ठीक है, अब जरा सा आगे आइए। अब यहाँ पे फिगर की काम आ गई। अब जैसे ही हमने इसको इससे मिला दिया
तो यहाँ पे दो कोण का निर्माण हुआ, देख लीजिए, एक ए कोण और एक ए वाला कोण। एक आई नाम दिया है, एक हमने आर नाम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आई बराबर हमने किसका नाम दिया, ए बी सी। देख लीजिए ए बी सी, ये आपका क्या है, आई है। फिर सी बी एफ, सी बी एफ, सी बी एफ, यानी ये वाला जो कोण है इसका नाम हमने आर दिया है। अब फिर हमने क्या किया है कि जो इस ये वाला दूरी है पी एफ, इसको हमने एफ माना है, और यहाँ से यहाँ तक जो सी से पी तक की दूरी है इसको हमने आर माना है। यहाँ पे हम दर्शा देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो और समझने में भी आसानी हो, ठीक है। तो हम लोगों को सिद्ध करना है कि जो एफ है वो r/2 है, यानी जो फोकस है वो इसकी वक्रता त्रिज्या जो है ये वाला इसकी वो आधी है, ठीक है। तो आप इसको भी जरा सा ध्यान रखना। तो अब प्रमाण हमने कर दिया, प्रमाण में क्या लिख दिया, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम हमने पढ़ा था कि जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आप इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आई है, देख लीजिए यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, ए वाला कोण आई, वो सी बी एफ ए कोण आर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि परावर्तन के नियम है। तो हमने यहाँ पे देखिए लिखा है एंगल ए बी सी बराबर एंगल सी बी एफ, इसका नाम दे दिया है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको कहा गया था, देखिए यहाँ पे हमने लिखा भी था जब प्रमाण लिखा था, तो कि पीसी जो है वो समांतर है, किसका समांतर है, ए बी का समांतर है। ए बी कौन सा है, तो ए बी ए वाला है। ये जो पीसी है वो आपका ए बी के समांतर है, और जब ए बी के समांतर है तो यहाँ पे एक रेखा ये कट कर रही है। हमने यही चीज़ तो लिखा है यहाँ पे कि ए बी समांतर सी पी और सी बी उनसे मिलती है। देख लीजिए सी बी ये वाला मिलती है, ठीक है। जब सी बी मिलती है तो एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल सी बी एफ। अब एंगल ए बी सी ये वाला है और किसके बराबर हो जाएगा, ए बी सी बी एफ का, सी बी एफ का। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है, तो इस कंडीशन में ये बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, समीकरण 1 तथा 2 से, देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, जब 1 तथा 2 से करेंगे तो सी बी एफ बराबर हो जाएगा एंगल बी सी एफ। और इस कंडीशन में जब दो भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो जो त्रिभुज होगा वो आपका समद्विबाहु होगा। जब त्रिभुज समद्विबाहु होगा तो इसकी जो भुजाएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। यानी अब जो बी एफ है ना, देख लीजिए ये वाला, ये जो बी एफ है ना वो किसके बराबर हो गया, एफ सी के बराबर हो गया। देख लीजिए जो ये बी एफ है वो एफ सी के बराबर है, यानी जितना ये वाला है उतना ये वाला है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये त्रिभुज आपका क्या है, ये देखिए ये वाला और ये वाला बराबर हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि जो त्रिभुज है वो आपका समद्विबाहु हो जा रहा है। तो इस कंडीशन से अब यहाँ पे हमने इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया है। फिर से हमने माना है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए जो बिंदु B है वो बिंदु P के निकट है। ये जो बिंदु P है वो बिंदु P के बिल्कुल निकट है, ऐसा हमने माना है। तो इस कंडीशन में जो BF होगा, देख लीजिए ये वाला, ये जो BF होगा वो PF के बराबर होगा। ये जो BF है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ये जो BF है ना वो PF के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है और इसका नाम दे दिया 4। अब हमने यहाँ पे लिखा है समीकरण 3 तथा 4 से। जब समीकरण 3 तथा 4 से देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो PF हो जाएगा वो FC के बराबर हो जाएगा। जो PF है वो किसके बराबर हो जाएगा, FC के। और इस कंडीशन के बाद जो F बिंदु होगा वो PC का मध्य बिंदु होगा। कैसे, तो आप देख लीजिए ये वाला और ये वाला दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो इसका क्या है, मध्य बिंदु आधा इधर बांट रहा है और आधा इधर बांट रहा है, तो ये PC का क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। यही चीज़ तो हमने यहाँ पे लिखा है कि F जो है वो PC का मध्य बिंदु है। इसलिए अगर हम PF की बात करें यानी टोटल की बात करें यहाँ से यहाँ तक के, तो यहाँ से यहाँ तक के हम लिख सकते हैं PC/2 यानी इसका आधा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, PF निकलेगा। और PC का मान हमने देखिए यहाँ पे रखा था,
पीसी का मान देखिए हमने यहाँ पे रखा है आर, ठीक है। तो ये पीसी का मान यहाँ पे भर दिया और पीएफ का मान भी रखा था हमने एफ। तो इस कंडीशन से हमने यहाँ पे सिद्ध कर पाए कि जो एफ है वो r/2 है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का निर्धारण स्वच्छ किरण आरेख खींचकर करें। यानी यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फिगर खींचना है जो स्वच्छ हो, साफ हो और ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं ये एक फिगर। ये आप फिगर में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ए पी क्या है, यहाँ पे हमने नाम भी लिखा है। ए बी क्या है, तो ये भी एक वस्तु है, ठीक है। बी डैश ए डैश क्या है, तो ये प्रतिबिंब है। एम एन क्या है, तो हमने एम एन एक दर्पण का नाम दिया है, ठीक है। सी क्या है, तो वक्रता केंद्र का नाम दिया है। एफ क्या है, फोकस दिया है और पी क्या है, ध्रुव दिया है। तो इस तरीके का फिगर आपको पार करके दिखाना है। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि जो वस्तु रखी गई है ना, वो कहाँ रखी गई है, अनंत पर रखी गई है और इस ध्रुव के बीच रखी गई है, ठीक है। अनंत और ध्रुव के बीच रखी गई है और वस्तु का जो नाम दिया गया है वो ए बी दिया गया है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। आप इस चीज़ का फिगर खुद से ड्रॉ कर लीजिए। आप एक बार देख लीजिए वीडियो पॉज करके और उसके बाद आप खुद से ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगर आप लोगों को दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आता है हम लोगों का वो क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कि निम्नलिखित के किरणों को देखिए, निम्नलिखित किरण आरेख को पूरा करिए और बताइए कि प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है। तो चलिए इस प्रश्न का भी उत्तर आपको दिखाई देते हैं और इसको समझा भी देते हैं। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस का देखते हैं आंसर। तो देखिए जब ये फिगर को आप ड्रॉ कीजिएगा तो ये फिगर इस तरीके का दिखेगा। देखिए चलिए यहाँ पे हम ऐसे कर देते हैं। ये जो फिगर है ना, ये वाला फिगर आप जैसे ही आप इसको ड्रॉ कीजिएगा तो इस तरीके से दिखेगा और जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप बताएंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा, वस्तु से उल्टा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको पूरा कर लेना है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं, आप इसे खुद से भी ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इसके नंबर 2 पे। देखिए इसी में एक और फिगर दिया है, इसको भी ड्रॉ करके पूरा करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। आप लोग इससे देख लीजिएगा और अच्छे से समझ भी लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ करने की कोशिश करी है। देखिए ये फिगर है आपका और ये यहाँ पे हमने फिगर बनाई है। जो ये आपको ब्लू ब्लू का लाइन दिख रहा है वो इसमें नहीं है, जो रेड रेड का लाइन दिख रहा है ये इसी में है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वस्तु ए बी है, इससे 2 किरण को टकराया है। एक किरण यहाँ दर्पण से टकरा करके फोकस से होकर गुजर रही है और एक जो है वो यहाँ से डायरेक्टली गुजर करके बाहर निकल रही है। तो इस कंडीशन में देख पा रहे हैं कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो यही चीज़ तो आपको नोट करना था और आपको फिगर ड्रॉ करना था। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है यहाँ पे कि एक अस्पष्ट किरण आरेख खींचिए जिसमें आप दिखाइए अवतल दर्पण में आभासी, काल्पनिक एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनना, और इसका एक आप उपयोग भी आपको बताना है। तो चलिए आपको इसका भी रूबरू करवा ही देते हैं। आपको एक अवतल दर्पण का फिगर ड्रा करना है जैसा कि हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। इसमें वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है, देखिए यहाँ पे बोला है कि आपको प्रतिबिंब जो बनाना है वो आभासी बनाना है, काल्पनिक बनाना है। तो आभासी और काल्पनिक बनाने के लिए आपको वस्तु को रखना पड़ेगा
फोकस और ध्रुव के बीच में, और हमने यही काम किया है, फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु को रखा है, ठीक है, उसका नाम हमने ए बी दिया है। जब ए बी से किरण को टकराया है तो ये टकराने के बाद देखिए यहाँ पे बाहर निकल करके यानी दर्पण के पीछे बनता है और ये वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और साथ में ये वस्तु के साइज से बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, आप लोग वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा गया था कि आप इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो हमने यहाँ पे आपको बता भी दिया है कि हजामती दर्पण के रूप में इस प्रकार के दर्पण का उपयोग अवश्य किया जाता है और ऐसा होता भी है, तो हमने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का आता है। क्वेश्चन नंबर 14 आप खुद से भी इसको देख करके लिख सकते हैं, फिगर आपको ड्रॉ करना है इसमें भी, तो आप फिगर जो 13 नंबर क्वेश्चन में हमने आपको बताया वही क्वेश्चन आप इसमें भी ड्रॉ कर दीजिए। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 14 में कि यदि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो, ध्यान देना, अवतल दर्पण की सहायता से, ठीक है, और कैसा प्रतिबिंब बनाना है, सीधा प्रतिबिंब बनाना है, तो दर्पण से वस्तु की दूरी का परास क्या होना चाहिए, यानी वस्तु दूरी क्या होनी चाहिए, क्या रेंज होनी चाहिए, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी जो प्रतिबिंब बनेगी वो कैसी बनेगी, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा कि छोटा। इस परिस्थिति में प्रतिबिंब के बनने की क्रिया को दर्शाने के लिए एक आपको किरण आरेख खींचना है। तो देखिए आपको यहाँ पे दिखा दिया गया है संकेत में लिखता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने उसके ध्रुव और फोकस के बीच में हो तो वस्तु का सीधा, आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी इसका आंसर आपको यहाँ पे किताब में लिख दिया है, आप इसको भी देख करके लिख सकते हैं। और फिगर की बात रही तो आप फिगर में ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान दीजिए और क्वेश्चन नंबर 13 के जो फिगर हमने आपको बताया है इसको आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से इसको लिख दीजिए, तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आइए 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि किरण आरेख की सहायता से स्पष्ट करें कि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति क्या होगी। यानी आपको किरण खींचना है, किरण आरेख खींचना है और उसके थ्रू आपको बताना है इसकी जो प्रतिबिंब होगी वो कैसी होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप फिगर ड्रॉ करके ही दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दो फिगर को ड्रॉ किया है। फर्स्ट फिगर में वस्तु को अनंत पर रखा है और अनंत पर रखने की कंडीशन में हमने पाया कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पे बनेगा और वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, और ये जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। तो आप जानते भी होंगे या हमने आपको बताया भी है कि उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु के जो प्रतिबिंब बनेंगे वो हमेशा सीधा बनेंगे, ठीक है, काल्पनिक बनेंगे, ठीक है, ये भी हमने आपको बताया। सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पे P और F के बीच में कोई वस्तु बड़ा रखा है, देख लीजिए यहाँ पे AB वस्तु को रखा है, तो यहाँ पे देखिए A', B' प्रतिबिंब बन रहा है और ये वस्तु से बहुत छोटा बन रहा है। तो ये सारे परिस्थितियां होती है उत्तल दर्पण में, तो आप फिगर के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें जो प्रतिबिंब की स्थिति होती है एक तो फोकस पे बनती है और सेकंड जो आपका है वो P और F यानी फोकस और ध्रुव के बीच में बनती है। यही दो कंडीशन उत्तल दर्पण में होता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार से बने बेलनाकार दर्पण में आप अपना किस प्रकार का प्रतिबिंब देखेंगे। तो इसमें भी उत्तर आपको लिख रखा है, आप इसी से उत्तर को लिख दीजिए, द बेस्ट रहेगा। तो आप कोशिश करिए इसको लिखने का। अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं।
आज का जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। तो यहाँ पे उसका भी उत्तर लिख रखा है, यही उत्तर यहाँ पे सेम होने वाला है, क्योंकि कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के रूप में हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, और सौर भट्ठी में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं ये हमने आपको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसको पढ़ाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।